लेकिन जब उन्हें हितैषी होना था वो समय वो कहाँ सोचे। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कल सत्ता में थे, आज विपक्ष में है। विपक्ष में थे, जो भी पूंजी थी जो सरकार ने निर्धारित की, अब आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि बिना पूंजी के चुनाव कैसे 3 लेयर को फॉलो करेंगे। ये सब चीज आपको पहले कर लेना था। केवल हितैषी आप कहने के लिए हैं, वोट लेने के लिए हैं, लेकिन आपके राज्य के अंदर बहालियों में ये हो रहा है, उसको कौन रोकेगा। आज सत्ता में चले आए, लेकिन जो हमारा समाज के लिए वास्तविकता था, मूल्य, उस पर किन्हों का नज़र नहीं था। अगर रहता तो समय रहते अगर इसका रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही थी, तो ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप लगातार भारत लाइव पर राजनीति की खबरें देखते हैं और आज भी खबरें तो राजनीति से ही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर नीतीश कुमार और भाजपा लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दोनों ने एक साथ योजनाएं बनाई, रणनीति बनाई। लगभग 3 दशक के आसपास हो गए एनडीए के साथ नीतीश कुमार को रहते हुए। उसके बाद भी बिहार की बात करें तो बिहार 1990 में भी जिस स्थिति में था, 2005 में उसी स्थिति में, और आज जबकि 2022 से उसी स्थिति में रह गया। इसके साथ ही और कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा निकाय चुनाव की हुई, सबसे छोटी जो सदन है उसकी जब चुनाव हुई और उसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अचानक से रोक लग गया। रोक लगने के बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश की नीयत ही खोट है। पहले ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने इस देश के ओबीसी समाज को 2 भागों में बांट करके अपने फायदे के लिए किया। ये बहुत बड़ी बात कही जाती है। वहीं इन मुद्दे को लेकर के निकाय चुनाव स्थगित हो गया है और स्थगित होने के बाद जो माहौल है उस माहौल में तलवारें सभी तरफ से खींच गई हैं। लेकिन इनका क्या दोष जो इस चुनाव में नॉमिनेशन किए थे और सबसे छोटी सदन जो होती है उस सदन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के न्यायालय का आदेश आ गया है, उस पर रोक लग गया है अनिश्चित काल के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि वो जल्दी ही चुनाव कराएंगे। किस आधार पर होगा, क्या बीना पर होगा, और ख़ास करके ओबीसी समाज को लेकर के, चूँकि जो 50% से आसपास जो आरक्षण का प्रावधान है हमारे संविधान में, उसके तहत न्यायालय ने कहा है कि आप इस 27% आरक्षण को खंड में भी खंडित करके सही क्लियरेंस दीजिए कि आखिर ओबीसी समाज कहाँ है। इस पर आकर के मामला अटक गया है और नीतीश कुमार की सरकार को ये कहा गया है कि आप ट्रिपल लेयर जो है, ट्रिपल लेयर में करके और इसको ट्रिपल टेस्ट करके और इस पर आप पूरी तरह से क्लियर करके बताएं, उसके बाद से चुनाव करा लें। इस सारे मुद्दों को लेकर के हमारे साथ कुमुद पटेल जी हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं। वो नीतीश कुमार नहीं, ये दूसरे नीतीश कुमार हैं, ओबीसी समाज से और नीतीश कुमार के जाति से ही आते हैं। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये ओबीसी संघर्ष सेना के कुमुद जी। पहले भी आपने इनको देखा होगा भारत लाइव पे। आज हम इनको विशेष रूप से आमंत्रित किए हैं कि ये जो मुद्दा अटक गया है इसको लेकर के इनके समाज, जिस समाज को लेकर के ये संगठन बनाए हैं, उसका क्या सोच है, किस दिशा में जा रहा है और क्या कुछ होगा, कितना भरोसा ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर और नीतीश कुमार पर इस चुनाव को लेकर के भी, और आगे भी रणनीतियाँ जो ओबीसी समाज को लेकर के बनेगी उस पर। कुमुद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पर। हाँ, नमस्कार भारत लाइव देखने वाले सभी भाइयों को। क्या लगता है आपके समाज को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा मचा हुआ है, उस पर आप लोग की क्या मंशा है, क्या राय है? देखिए, हमारा राय यही है कि आप देखते होंगे कि जो देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, खुले मंच से कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, और उन्हीं पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण गरीबी और अमीरी पे होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को तो पहले क्लियर करना होगा कि आप गरीबी और अमीरी के आधार पर आरक्षण देंगे
या ओबीसी समाज को आप जो आरक्षण दिए उसे समाप्त करेंगे। और राज्य सरकार की भी जो मंशा है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 लेयर का जो टेस्ट है उस टेस्ट को करा के सौंपने के लिए, तो सौंप देना चाहिए था ना। पिछड़े के जो भी नेता रहे हैं, या वो भाजपा में रहे हों, या वो जदयू में रहे हों, या किसी राजनीतिक दल में रहे हों, आप ले लीजिए संजय जायसवाल जी को ले लीजिए, सम्राट चौधरी जी का इस समय बयान आप सुन रहे होंगे, सम्राट चौधरी जी को ले लीजिए, नित्यानंद राय जी को ले लीजिए, जायसवाल जी को ले लीजिए, जितने ओबीसी के नेता हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, सभी लोग आज पिछड़े के हक की बात कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तो आज वो बहुत बड़ा हितैषी हो गए। 27% वोट है तो रहेगा कौन नहीं। लेकिन जब उन्हें हितैषी होना था वो समय वो कहाँ सो रहे थे। बिहार के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जी के थ्रू कहवा रहे हैं कि न्यायालय का जो निर्णय आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि आरक्षण रोस्टर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, उसको क्लियर करके ही चुनाव होगा, अन्यथा चुनाव नहीं होगा। तो ये चीज़ बिहार के मुखिया और उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहते हैं, ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं सोचा? जब ओबीसी के भाई बहन जो भी चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास जो भी पूंजी थी जो सरकार ने निर्धारित किया है, वो तो पूंजी अब खत्म हो चुका है। अब आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बिना पूंजी के चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले सरकार को सोचना है और एक विधानसभा के अंदर अध्यादेश लाकर जो खर्च प्रत्याशियों का, ओबीसी प्रत्याशियों का हुआ है, पहले उसे लौटाया जाए। और आपका क्या रहेगा, आरक्षण रोस्टर किस प्रकार आप बनाएंगे, कैसे 3 लेयर को फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ आपको पहले कर लेना था। और जहां केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी मंशा ही स्पष्ट नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं कि मात्र 4 दिन में आप लोग देखे होंगे जिस प्रकार से EWS बना और 10% आरक्षण जिस प्रकार से दिया गया, क्या उसकी जातीय जनगणना कराई जाए? जातीय जनगणना तो हुई नहीं। ये चीज़ जो है उसको तो पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि किस प्रकार से आपने EWS को 10% किस लेयर से टेस्ट करा के दे दिया। अच्छा कुमुद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने ट्रिपल लेयर की बात की है। इस ट्रिपल लेयर में दरअसल है क्या? आम लोगों के समझने की भाषा में वो ट्रिपल लेयर है क्या? देखिए, ट्रिपल लेयर में सबसे पहले तो जाके एनालिसिस करना है कि किसकी जनसंख्या क्या है, कितनी है, और क्षेत्रवार। हाँ, क्षेत्रवार, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण 50% के अंदर होना चाहिए, ये तो क्लियर है। और अनुपातिक आरक्षण की बात की गई है। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला भी आपने देखा होगा, उनका कहना स्पष्ट है कि इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने पहले क्यों नहीं वहाँ क्लियर किया। तो इसमें निश्चित रूप से दोष तो सरकार का ही है, स्पष्ट है। देखिए, अभी इन लोगों ने कहा उसमें जातीय जनगणना की बात हुई है, और उसमें एक बात है, कोर्ट कह रहा है कि आप कहीं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस चीज़ को नहीं शो कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो नगर निकाय हो, आपके शहरी निकाय मंत्री हों या फिर पंचायती राज मंत्री हों, ये दोनों तो भाजपा के ही तरफ से आते हैं। तो इनको पहले नहीं आया, आज से 60 दिन पहले ना वो मंत्रालय से गए हैं, उनके समय में ही ये सब कुछ क्लियर हो रहा था। अरे भाजपा के नेता की तो बात बंद कर दीजिए, इसलिए कि भाजपा का नेता तो कहते चल रहे हैं कि गरीबी के आधार पे, अमीरी के आधार पे, यहाँ तक मोहन भागवत साहब का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। तो ये तो उनकी मंशा है कि आरक्षण को किस प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। आज जो भी पिछड़े के नेता रहे हैं, उन्होंने ही ओबीसी के मत का केवल प्रयोग किया है, और ओबीसी के बिना राज्य और देश में सरकार संभव नहीं है। तो ओबीसी के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, अब तो स्पष्ट हो गया ना। हम तो पहले से कहते आते थे, तो आप लोग भी कहते थे कि कुमुद जी आप बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, और आपका तो आरक्षण है ही। हम पहले भी कह रहे थे कि आरक्षण खतरे में है, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे जो स्थिति है। आरक्षण खतरे में ही नहीं है, आप देख लीजिए कोर्ट में। अब एक चीज़ आपको बताते हैं,
अगर अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव की अधिसूचना, जी अगर रिपटिशन हुआ भी है तो कोर्ट कहता है कि अगर अधिसूचना जारी होगी तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जी जैसा आप जानते होंगे। जी लेकिन इस मुद्दे में किसके दबाव में, किसके कहने पे आप भाई इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या तो केंद्र सरकार की क्या मंशा और किसके आधार पर भी किनके इशारे पे कोर्ट चल रहा है? देश के लिए दुर्भाग्य है। हम न्यायाधीश महोदय को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोर्ट की जो गरिमा है और कोर्ट का जो आप पे विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखिए। ऐसे ऐसे निर्णय सुनने को मिलते हैं जिससे कि जनता हतप्रभ हो जाती है। कुमुद जी ने बहुत सारी बातें कही और लगभग इन्होंने उन सारी बातों को रखा ओबीसी को लेकर के, जो मेरी समझ में आया और जो जितना मैंने जानकारी प्राप्त किया है उसके अनुसार ये ट्रिपल लेयर है। उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के सीट को लेकर के है। ये जो आपका नगर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में जो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो आप मान के चलिए कि जो भी सीट हैं जिसके चुनाव होने हैं, जिसमें से 19 नगर निकाय हैं, 224 नगर निकाय पर चुनाव होने हैं और 4875 वार्ड के चुनाव होने हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब हम जगह पर आते हैं तो उसमें से 50% तो महिलाओं को निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो 27% आरक्षण जो ओबीसी का है उसको भी 2 खंडों में बांट दिया गया है और ईबीसी को उसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। लड़ाई यहीं पर है और इसी लड़ाई को लेकर के कोर्ट भी है और आम लोग भी हैं। वो दोनों पूरी तरह से इस बात का भरोसा कर रहे हैं कि सरकार और न्यायालय दोनों फैसला करेगा। न्यायालय ने तो अपना आदेश सुना दिया, अब सरकार को इस पर कैसे मंथन करके और सही रास्ते पर ले जाना है जिससे कि चुनाव हो सके। इन्हीं सब बातों के बीच में हमारे साथ नीतीश जी हैं। नीतीश जी नीतीश कुमार जी के समाज से ही आते हैं और चूँकि जब समाज की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, तो ओबीसी से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं उनका मत बहुत ज़रूरी होता है। तो इनसे इनके विचार भी हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी अपनी जो बात है वो क्या है। आज 1-2 दिन में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, सभी लोग जो हमारे ओबीसी समाज के शीर्ष नेतृत्व हैं आज छाती पीट रहे हैं। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी जी भी कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण पे कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन अब तो जग जाहिर है, लोगों के बीच में अब कहने सुनने का वक्त नहीं आ गया। लोग कह रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। जो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, कल सत्ता में थे आज विपक्ष में है, जो विपक्ष में थे आज सत्ता में चले आए। लेकिन जो हमारा समाज के लिए वास्तविकता जो था मूल्य, उस पर किन्हों का नज़र नहीं था। अगर रहता तो समय रहते अगर इसका रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, जो ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही थी, तो ये नौबत नहीं आती। तो इसलिए इन लोग जो शीर्ष नेतृत्व सत्ता में बैठे हुए हैं, ओबीसी समाज को सोचना होगा। ये आपकी हितैषी रहनुमा नहीं है, ये घोर विरोधी है। अगर ये समाज के प्रति इनकी सोच अच्छी होती तो ये नौबत नहीं आती। आज ओबीसी समाज तबके के पास सामाजिक आर्थिक रूप से तो पिछड़ा हुआ है ये है। आज उनके पास जो स्थिति, जो चुनाव में किसी तरह से बूंद बूंद कर जो कमाए थे चुनाव में खर्च कर दी, क्योंकि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वोटिंग होने वाला था, चुनाव चीज भी आ गया था। तो ये स्थिति है। बहुत सारे प्रत्याशी रो रो कर बुरा हाल किए हुए, इसका कौन देखने वाला, कौन चीख सुनने वाला है? क्या मुख्यमंत्री को, अगर ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, अगर उनके अंदर ओबीसी समाज की जो चीख है प्रत्याशियों की, अगर उनकी कान उतर जाती है, तो हमारी ये मांग है, जैसा कि कुमुद पटेल भाई भी कहें, कि विधानसभा में अध्यादेश लाएं और जिनका जो नॉमिनेशन में खर्च हुआ है, जो चुनाव के आंकड़े के अनुसार, उनका कुछ कटिंग करके 20% मान ले कि लेस कर दिया जाए, एक औसतन वैल्यू उनको लौटा दिया जाए, ताकि ओबीसी समाज फिर अगर आरक्षण जिस तरह से भी चुनाव हो तो धन बल के साथ अपने चुनाव में आए और अपनी जीत सुनिश्चित करें। ओबीसी समाज के जो भी अभ्यर्थी खड़े हैं उनके लिए सहानुभूति हम लोग उनके प्रति है, हम लोग उनके साथ हैं कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, और जो भी उनका खर्च है हर हालत में उनको वापस करना। अगर नीतीश कुमार के ओबीसी समाज के वोट चाहिए, अगर उनके अंदर शर्म है, थोड़ा भी शर्म होता तो ये नौबत नहीं आती
अगर उनके अंदर थोड़ा भी सम बचा हुआ है तो धकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था। अगर उनके रहते आज रिजर्वेशन खतरे में है, चुनाव टल गया, तो सबसे ज़्यादा जिस राज्य का मुखिया है सबसे ज़्यादा दोषी हैं, लेकिन अपने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस समय समीक्षा बैठक करके रिपोर्ट देना था तो नहीं दिए, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे मुखिया दोषी हैं। सीधी सी बात है कि इस समाज में नाराज़गी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। बीपी मंडल जिन्होंने आरक्षण की इस पूरी कवायद को शुरू किया और इसका डाटा तैयार किया, उसके बाद इसे लागू करने के लिए सवर्ण समाज से बीपी सिंह आते हैं। बहुत फजीहत झेलने के बाद भी वो इस पूरे मामले पर, चूँकि समाज को एक जगह लेके आना है, जो समाज के पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में ले आना है, ये मनसा रही। आज एक बार फिर से इस समाज के लोग चित्कार कर रहे हैं। आपके सामने दो युवा हैं जो लगातार अपने समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समाज को मुख्य धारा में ले आना। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, महत्व इस बात का नहीं, महत्व इस बात का है कि आपसी नूरा कुश्ती छोड़ करके देश, समाज और बिहार, इसके बारे में सोचें, और जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने का जो सही तरीका है उसे अपनाएं। देखना होगा कि नीतीश कुमार ने लगातार कहा है कि हम जल्दी ही चुनाव कराएंगे। कितना जल्दी कराते हैं, क्योंकि एक बार जब इसी तरह की बात सामने आई थी तो 23 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए थे। अब ये मामला कोर्ट के अधीन है और कोर्ट ने जो ट्रिपल लेयर की बात की है उसे कितना जल्दी करके और सरकार सौंप देती है, और ये आपसी द्वंद्व जो है वो छट जाता है। हालांकि कुमुद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि न्यायालय पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। खैर, ये तो इनकी बात है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी, जो ओबीसी वोट पर अपना आधिपत्य समझती है, उसको भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से सोचना होगा। कुमुद जी, अपने अंतिम बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग आपस में लड़ रहे हैं, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला जातिगत आरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण से बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी को आकर बताना चाहिए कि हम सत्ता में हैं, और पहले भी हम बोले कि वो कहते हैं कि हम पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं, हम उनके हितैषी हैं। तो बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी आ रही है, आप देखे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की बीपीएससी के माध्यम से बहाली आई थी, उसमें ओबीसी की संख्या 0 थी। परिचारी की बहाली थी, उसमें ओबीसी की संख्या 0 थी। तो केवल हितैषी आप कहने के लिए हैं, वोट लेने के लिए हैं, लेकिन आपके राज्य के अंदर बहालियों में ये हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? आप केंद्र पे फेंकते हैं, केंद्र का वही खेल और आपका भी वही खेल, तो दोनों में अंतर क्या है? आप चाहते हैं कि ओबीसी को कैसे यूज कर लिया जाए, ओबीसी को यूज करके वोट लेके कैसे सत्ता पे रहा जाए, लेकिन ओबीसी को क्या हक होना चाहिए, क्या हक दिलाना चाहिए, उसके लिए आप लोग सोचना नहीं चाहते हैं। पिछली जो आपसे बातचीत हुई थी, मैंने देखा भी था भारत लाइव पे, आपने कहा था कि आप बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे ने जो सामने आया है, इसने आपको किस तरह से आंदोलित किया है, और ये मुद्दा आपके लिए कितना बड़ा हो गया है जो आप आंदोलन करने जा रहे हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, उस समय भी बताया था कि आरक्षण खतरे में है, तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज तो सब लोग को समझ में आ गया। और जहाँ तक रहा आंदोलन करने का बात, तो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का एक एक ओबीसी का जो दिल है वो कह रहा है, बता रहा है कि हमारे नेताओं ने किस प्रकार से हमारे साथ छलावा किया। ओबीसी के बच्चे जो छात्र हैं, पूरे देश के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों, वहाँ पे भी वो लोग देख रहे हैं। पीएचडी में भी स्थिति देख लीजिए, पूरे देश के अंदर विश्वविद्यालयों में क्या ओबीसी की स्थिति है। तो केवल झूठे वादे और ढकोसला बातों से ओबीसी का उत्थान होने वाला नहीं है। अगर ये जो चुनाव है, इसमें अगर आरक्षण लागू नहीं होता है तो पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
तो आपने सुन ही लिया कि इस समाज के लोग काफ़ी आंदोलित हैं और आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें निश्चित रूप से पैदा होंगी। आने वाला 2024 का चुनाव है, फिर 2025 में बिहार विधानसभा के भी चुनाव होंगे और इन चुनावों में इस समाज ने किस तरह का मूव करना है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और सरकार में रहने वाले लोगों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि इसे कैसे निपटाया जाए और कैसे इसका सामंजस्य बिठा करके चुनाव कराया जाए। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681